Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muaz Rasool, your physics teacher. आइए चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट हाफ स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये फिजिक्स की एक ब्रांच भी है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें आप मूविंग चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है और जो टेक्निकल बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के गिर्द हर वक्त मौजूद होगी, चाहे चार्ज मूव कर रहे हों या चाहे चार्ज मूव ना कर रहे हों, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होगी। लेकिन जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसी वक्त पैदा होती है जब चार्ज मूव करता है। लिहाजा टेक्निकली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एग्जिस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम प्रोडक्शन का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये सब उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब चार्ज मूव कर रहा होता है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हैंस ऑयस्टेड ने यह पता चलाया था या यह प्रूफ किया था कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक सेटअप रहेगी जब तक वायर में से करंट पास करता रहेगा। यह मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट सर्कल्स की शक्ल में पैदा होती है और ये तमाम सर्कल्स कंसेंट्रिक होते हैं, यानी इनका सेंटर सेम होता है जो कि वायर पे लाई कर रहा होता है। जैसे जैसे वायर में से पास होने वाले करंट में इजाफा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी इजाफा होता जाएगा एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल के रेडियस में इजाफा होता जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें मौजूद होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो एक सिंपल सी एग्जांपल यहां पे मैंने डिस्कस की हुई है कि फर्स्ट करें आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है। अब अगर इस वायर में से करंट पास कर रहा है तो इसके गिर्द जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे सर्कल्स की शक्ल में पैदा हो जाएगी। एक सर्कल मैंने यहां पे बनाया हुआ है जिस सर्कल पे एक पॉइंट P भी आपको दिखाई दे रहा है जिसका वायर से फासला R है। अब ये जो R है ये इस सर्कल का रेडियस भी है और ये जो R है इस वायर से फासला भी है। तो अब अगर मैंने इस P पॉइंट पे B यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट I ओवर 2πr, जिसमें म्यू नॉट कहलाता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मैं आगे चल के थोड़ा डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। I है वायर में से पास होने वाला करंट और पाई 3.14 वाला कांस्टेंट और R जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सर्कल का रेडियस P है और R इस P पॉइंट का वायर से फासला भी है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि B मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब हम लोगों ने डायरेक्शन की तरफ आना है। तो डायरेक्शन के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जो कि राइट हैंड रूल कहलाता है। इस रूल के मुताबिक जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप एक राइट हैंड रूल लगा सकते हैं कि जिसके मुताबिक अगर राइट हैंड का थंब करंट के अलोंग है तो फिर जो राइट हैंड की फिंगर्स की मोशन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही होगी। अगर मैं समझाने के लिए इस मार्कर का थोड़ा सा सहारा लूं तो बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फर्स्ट करें ये मार्कर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है और फर्स्ट करें इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इस मार्कर में या इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने राइट हैंड के स्ट्रेच थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखूंगा और फिर अपने राइट हैंड की मोशंस को थ्रू स्मॉलर एंगल टुवर्ड्स पाम, हथेली की तरफ रोटेट करवाऊंगा और वो जिस तरह से रोटेट होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मसलन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे अपनी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ऊपर से देखने से आपको इस करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड
एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर देखने का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती महसूस होगी। मसलन जब आप इसी एक्सपेरिमेंट में कंडक्टर को ऊपर से देख रहे हैं, जैसा कि यहां पे एरोस में दिखाया भी हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसी कंडक्टर को नीचे से देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज दिखाई देगी। फाइनली एक और बात भी यहां पे आपने याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक एग्जिस्ट करेगी जब तक वायर में से करंट पास करता रहेगा। अगर वायर में से पास होने वाला करंट खत्म हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी अगर करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस कंडक्टर में आपको करंट नीचे से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में करंट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो फिर उसी तरफ से देखने से अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखाई देगी, बल्कि अब आपको मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज दिखाई देगी। इसका मतलब वायर के गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हर लिहाज से वायर में से पास होने वाले करंट पे डिपेंड कर रही होती है। करंट खत्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म होगी, करंट ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वायर में से पास होने वाले करंट पे डिपेंड कर रही होती है। करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती दिखाई देगी। इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए एक एमसीक्यू मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। अ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट वायर वर्टिकली अपवर्ड्स। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सी बिलो द कंडक्टर इज। अब आप देख सकते हैं कि इस एमसीक्यू में शायद सबसे अहम वर्ड है बिलो द कंडक्टर। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर ये मार्कर एक वायर है, कंडक्टर है कि जिसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब मैं नीचे से ऊपर अपना राइट हैंड का थंब रखूंगा तो ऊपर से देखने से मुझे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। लेकिन इस एमसीक्यू में उसने ऑब्जर्वेशन ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से लेने का कहा है। तो जब आप बिलो यानी नीचे से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड जो आपको ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, यही मैग्नेटिक फील्ड आपको नीचे से क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा यानी क्लॉकवाइज। इस पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से वाइंड अप करने के लिए एक और एमसीक्यू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। When current of 2 ampere passes through a conductor, the magnetic field at a distance of 10 centimeter from conductor is। आपके पास एक कंडक्टर है कि जिसमें से आपको 2 एम्पियर का करंट पास करता दिखाई दे रहा है। आपने उस कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे B की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि अभी मैंने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, B इक्वल्स म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये फॉर्मूला इस एमसीक्यू को सॉल्व करके आपको दिखाएगा। अब B इक्वल्स म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। करंट आपको गिवन है 2, ये 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और पाई आपको पता है 3.14 हो जाएगा, और आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 को 10/100 लिख दिया है। अब इससे हमारी कैलकुलेशन आसान कैसे होगी, जरा ध्यान से देखें। तो ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये 1 0 और 1 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 जब ऊपर जाएगा तो -7 को -6 कर देगा। तो ओवरऑल आपके इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डेल्टा यानी 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 टेस्ला, जो कि आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ये तो आपको पता है। व्हाट इफ के मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर हो कि जिसपे 2 मैग्नेटिज्म अप्लाई हुए हों, एक उसका अपना, क्यों? चूंकि उसमें से करंट पास कर रहे हैं, और एक वो जो हमने उस पर अप्लाई किया हुआ है। तो ये दोनों मैग्नेटिज्म्स या ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन शो करके कंडक्टर पर फोर्स लगाना शुरू कर देती हैं, विच इज बेसिकली द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स ILB
साइन थीटा, जिसमें एफ कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स है जो बाज दफा कंडक्टर को मूव करवा देती है, आई कंडक्टर में से पास होने वाला करंट है, एल कंडक्टर की लेंथ है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बी, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड को नहीं शो कर रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो बी है ये अप्लाई की हुई मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल है। ये भी वही है जो अभी पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का भी नाम दिया जाता है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी नाम दिया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है, डिफाइन करने का तरीकाकार क्या होगा, बड़ा आसान सा तरीका है, जरा गौर से देखिएगा, फॉर्मूला में आपको दिखाई दे जाएगा। अगर कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो और कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल 90 हो जाए, तो आप देख सकते हैं आई भी 1 हो गया, एल भी 1 हो गया, थीटा 90 होने से साइन 90 भी 1 हो गया। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बेसिकली कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स ही होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स कब होगी, जब कंडक्टर की यूनिट लेंथ में से यूनिट करंट पास कर रहा हो और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहा जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। इसके सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स टेस्ला होते हैं कि जो कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट गॉस कहलाता है और 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के। अब आपको बेटा यहां पे रिवर्स भी पता होना चाहिए कि अगर 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर है तो इसका रिवर्स क्या होगा कि 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के बराबर होगा। सो ये यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब इसी टॉपिक में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए एक रूल यूज किया करते थे, जो प्रीवियस क्लासेस में शायद आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ा होगा। यहां पे हम उसको राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। अगरचे ये रूल्स बज़ाहिर 2 मुख्तलिफ हाथों पे लग रहे हैं, लेकिन रूल्स बिल्कुल सेम है। मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपको एक ही एमसीक्यू दोनों रूल से करके दिखाऊंगा, एंड विल सी कि दोनों रूल्स इस्तेमाल करने के बावजूद आंसर सेम आते दिखाई दे। रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल सा ये है कि राइट हैंड पाम रूल में अगर आप अपने दाएं हाथ को स्ट्रेच करते हैं तो जो आपका थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन देगा, ये जो उंगलियां हैं ये आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, और हथेली का जो वेक्टर एरिया है और पाम का जो वेक्टर एरिया है ये बेसिकली आपको कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स दे देगा। इसी रूल की दूसरी शक्ल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों पे लगता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने इस रूल को बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों पे लगाना है तो तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नो इस सिचुएशन में थंब आपको फोर्स देगा जो कंडक्टर पे लग रही है। ये जो आपके पास इंडेक्स फिंगर है, जो दूसरी वाली उंगली आपको दिखाई दे रही है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देगी, और मिडिल फिंगर आपको कंडक्टर में से पास होने वाला करंट देगी। FBI याद रखने का भी इसको एक तरीका हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहां पे इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपकी बुक की साइड पे उसने दी हुई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है उसके लिए जरा डायग्राम ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास 2 वायर्स हैं कि जिनमें इक्वल और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके पास 2 वायर्स हैं कि जिनमें इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन अगर आपके पास 2 वायर्स हैं कि जिनमें इक्वल और ऑपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, यानी दोनों वायर्स में करंट फ्लो तो सेम कर रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अच्छा, इसको याद रखने का एक तरीका बड़ा आसान सा हो सकता है। आपने अपनी काफी छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया होगा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं।
ये एक ऐसा रूल है जो आप चाह के भी गलत नहीं बोल सकते, इतना आसान सा रूल है कि सिमिलर चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। करंट्स के लिए रूल रिवर्स हो जाता है कि सिमिलर करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑपोजिट करंट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये तो हो गया इसको याद रखने का तरीका। अब यहां पे बच्चा सवाल करता है कि सर इसकी फिजिक्स क्या है, इसकी लॉजिक क्या है। तो लॉजिक राइट हैंड रूल है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पहली एग्जांपल को देखें तो इस वायर में आपको करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर। अब अगर मैं इस वायर पे राइट हैंड रूल लगाऊं तो ये मेरा थंब आ गया, इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे आपके पास क्रॉस आ जाएगा और यहां पे आपके पास डॉट आ जाएगा। अब अगर मैं यही रूल इस वायर पे लगाऊं तो इस वायर में भी अगर आप देखें तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं अब इस करंट के अलोंग अपना थंब रखूं तो इस साइड पे क्रॉस आ जाएगा, इस साइड पे डॉट आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों वायर्स के दरमियान दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। नतीजा इन दोनों वायर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, जबकि सराउंडिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड अपनी शक्ल मेंटेन रखेगी। अब हो ये रहा है कि ये आपके पास दो वायर्स हैं, इनके सराउंडिंग पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। वो मैग्नेटिक प्रेशर दरमियान वाले जीरो प्रेशर को ओवरकम करता हुआ दोनों वायर्स को एक दूसरे की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। नतीजा ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और सिमिलरली अब मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये रूल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर दिया कि अगर इन्हीं दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा हो तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को हेल्प करेंगी और सराउंडिंग पे मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक हो जाएगी। नतीजा अब ये जो दोनों वायर्स हैं ये एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगी, यानी जो दोनों वायर्स हैं एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगी। सो याद रखिएगा, मैंने फिजिक्स भी डिस्कस कर दी और मैंने एक याद रखने का आसान सा तरीका भी बता दिया, जो एक दफा मैं फिर बता देता हूं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं तो सिमिलर करंट्स अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो ऑपोजिट करंट्स रिपेल करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है, बस ई की जगह बी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक आ जाएगा। किसी भी एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद उस एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता था, अगर आपको याद हो। इसी तरह किसी भी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई से ही रिप्रेजेंट होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। जबकि बी के बारे में मैं पहले भी 2 दफा आपको बता चुका हूं, यह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। और ये जो ए है ये वही ए है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आया था। क्या मतलब, इस ए के ऊपर आपको वेक्टर का साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो ए होगा ये वेक्टर एरिया होगा। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर एरिया हमेशा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, एज इट इज एग्जांपल मैं दे देता हूं कि अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो ये इसकी सरफेस है, ये इसका प्लेन है, तो बेटा ये इसका क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा, जो हमेशा अपनी सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोर्स दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके यूनिट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि बी का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और टेस्ला आपको पता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। और अगर मैं इस टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर रिप्लेस करूंगा तो ये यूनिट रिड्यूस होके न्यूटन मीटर पर एम्पियर के बराबर बन जाएगा। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपको सेकेंडरी यूनिट भी यहां पे बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि न्यूटन मीटर
जूल के बराबर होता है। जी, एनर्जी वाला जूल, वर्क वाला जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस न्यूटन मीटर पर एम्पियर को जूल पर एम्पियर भी कह सकते हैं, और ये वेबर कहलाता है। जिस तरह सिस्टम इंटरनेशनल में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, इसी तरह सिस्टम इंटरनेशनल में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और यूनिट सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल भी होता है, और रिलेशनशिप क्या है कि 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर है। अब जाहिर सी बात है आपको इसका वाइस वर्सा भी पता होना चाहिए कि 1 मैक्सवेल 10⁻⁸ वेबर के बराबर होगा, जैसा कि पहले अभी मैंने आपके साथ टेस्ला और गॉस की भी दोनों किस्म की कन्वर्जेंस डिस्कस की है। अब यहां पे मैं एक ऐसा एमसीक्यू डिस्कस करना चाहता हूं जो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में फ्रीक्वेंटली पूछा गया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज बी इक्वल्स 40I minus 180 K Weber per meter square. How much flux passes through 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat in the XY plane? अब पहले थोड़ा सा पूरा डाटा को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एमसीक्यू के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि आपके पास एक रीजन है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 40I minus 180 K है। उस एरिया में एक सरफेस लाई कर रही है कि जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक बहुत अहम बात जो उसने लास्ट में लिखी हुई है कि ये सरफेस XY प्लेन में लाई कर रही है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि बताएं सरफेस में से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो ये जो A है ये वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। और आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, मैं फिजिक्स की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूं, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीकाकार क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। लिहाजा आप इस वेक्टर एरिया की जगह A इंटू ए कैप लिख सकते हैं। ये जो A होगा ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा कि कितनी एरिया वाली सरफेस है, और ये जो A कैप होगा ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन शो कर रहा होगा। अब अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखें तो B बराबर है 40I minus 180 K। ये A है वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड जो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब मुझे इसे सिस्टम इंटरनेशनल में लाने के लिए 5 इंटू 10⁻⁻4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे अहम बात अब मैं यहां पे करने लगा हूं, XY प्लेन सरफेस लाई कर रही है XY प्लेन में। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा है, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पढ़ा है कि वेक्टर एरिया अपनी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। अब सरफेस लाई कर रही है XY प्लेन में, इसका मतलब वेक्टर एरिया Z एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा होगा, और Z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर K होता है। लिहाजा इस A कैप की जगह K लिखा जाएगा। अब फर्स्ट ईयर का स्केलर प्रोडक्ट का रूल याद रखें, तो K वाला हमेशा K से मल्टीप्लाई होता है, J वाला हमेशा J से मल्टीप्लाई होता है, I वाला हमेशा I से मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, लेकिन अगर I डॉट J हो या J डॉट K हो या K डॉट I हो तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 इंटू 10⁻⁻4K है ये इस 40I से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0, वजह I डॉट K इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो K है ये इस K वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि आपको एग्जैक्ट आंसर गेस करना है, निकाल के अपना टाइम जाया नहीं करना। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि बाज दफा नॉन जीरो नंबर्स आपको आंसर बता देते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखें। अब जब हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि K वाला K से ही मल्टीप्लाई होगा, तो अगर आप गौर से देखें तो 18 इंटू 5 इज 90। अगर आप तमाम ऑप्शंस को देखें तो आपको वो ऑप्शन
एक ही दिखाई दे रही है कि जो 9 या 90 से शुरू हो रही है, और वो ऑप्शन कौन सी है? अल्फा। बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एम्पियर्स लॉ। फर्स्ट करें कि मेरे पास एक वायर है कि जिसमें से करंट पास कर रहा है। इस करंट कैरिंग वायर के गिर्द क्या पैदा हो जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर पाथ का रेडियस फर्स्ट करें कितना है? r। अब अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस सर्कुलर पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूं, L1, L2, L3, डेल्टा L1, डेल्टा L2, जो भी आप कहना चाहें, तो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक इन तमाम लेंथ सेगमेंट्स में B डॉट डेल्टा L का सम म्यू नॉट I के बराबर आएगा। इसमें B वायर के गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा L वो एक लेंथ सेगमेंट है कि जिस जैसे n नंबर ऑफ लेंथ सेगमेंट्स में आपने पूरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया है? डिवाइड किया। I कंडक्टर में से पास होने वाला करंट है, और म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर होती है। बेटा ये एनालॉगस है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अगर आपको रिकॉल हो तो आपने कूलम्स लॉ में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट है। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट कर रहा होता है, वही काम मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट कर रहा होता है। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, लेकिन यह रिजल्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर मीडियम एयर के अलावा कोई और हो। तो अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम हो जाए तो याद रखिएगा म्यू नॉट की जगह फिर म्यू आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एयर के अलावा कोई मीडियम आ जाता है, यानी आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, वो एयर में नहीं रखी हुई, पानी में रखी हुई है। तो अगर एयर के अलावा कोई मीडियम आ जाता है तो ये जो म्यू नॉट है ये इस म्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और म्यू आपके पास कहलाएगा परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एयर के अलावा कोई मीडियम आएगा तो म्यू नॉट किससे रिप्लेस हो जाएगा? म्यू से रिप्लेस हो जाएगा। म्यू कहलाता है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और ये म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर के, जिसमें म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, इसकी वैल्यू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए 1 से कहीं ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इसकी वैल्यू डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए 1 से लेस होती है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि इवन इस फॉर्मूला में भी म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा अगर वायर के गिर्द एयर की बजाय कोई और मीडियम एग्जिस्ट कर रहा हो। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने देखनी है वो एम्पियर्स लॉ की एक तरह की बिल्कुल वैसी ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर 12 में गॉसेस लॉ की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी थी। लेकिन गॉसेस लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आप एक इमेजिनरी सरफेस अस्यूम करते थे जो कहलाती थी गॉसियन सरफेस, और उसकी मदद से आप ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते थे। यहां पे जब वही इमेजिनरी सरफेस एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो वो एम्पीरियन सरफेस कहलाएगी कि जिसका काम बी की वैल्यू फाइंड करना है। एंड जो एप्लीकेशन आपकी बुक में उसने डिस्कस की हुई है वो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक हेलिकल वायर होती है जो कि एक सिलेंडर के गिर्द काफी टाइटली वाइंड अप हुई होती है इन ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहलाता है। इसको क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं? कि जो ही सोलेनॉइड में से करंट पास करता है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप होती है कि सोलेनॉइड बकायदा एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल,
एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब जब सोलेनॉइड में से करंट पास करेगा तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, यानी जब करंट खत्म तो मैग्नेटिज्म भी खत्म। अगर सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसका कोई एक पोल नॉर्थ बनेगा और कोई दूसरा पोल साउथ बनेगा। तो उसके लिए भी बकायदा एक राइट हैंड रूल आता है, जिसके लिए जरा ध्यान से इस फिगर को देखें कि फर्स्ट करें ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है कि जिसमें करंट आपको अपनी तरफ वाली टर्न्स में ऊपर से नीचे आता दिखाई दे रहा है, यानी यूं फ्लो करता दिखाई दे रहा है। इस रूल के मुताबिक आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तो थंब आपको नॉर्थ पोल के बारे में बता देगा, और अगर एक पोल नॉर्थ होगा तो दूसरा पोल जाहिर सी बात है साउथ हो जाएगा। मसलन इस सोलेनॉइड में आपको अपनी तरफ करंट ऊपर से नीचे आता दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रोटेट करवाऊं यूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो किनारा है, ये वाला, ये नॉर्थ पोल बन गया और दूसरा वाला किनारा ऑफ कोर्स साउथ पोल बन गया। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। वो अलग बात है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि आप उसको प्रैक्टिकली इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर लाइंस के एक दूसरे के काफी करीब होने की वजह से और लाइंस की तादाद के बहुत ज्यादा होने की वजह से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंतहाई स्ट्रांग होती है और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, बी बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, आई सोलेनॉइड में से पास होने वाला करंट है, और सबसे अहम फैक्टर जिसको मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं वो है ये स्मॉल एन, और ये स्मॉल एन कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं फिर बोल रहा हूं स्मॉल एन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इस स्मॉल एन की जगह आप एन ओवर एल भी लिख सकते हैं। यहां तक ज्यादातर मैंने वही बातें की हैं जो आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अब कुछ ऐसी बातें कि जो कि यहां पे एंटी टेस्ट की क्लासेस में खास तौर पे बच्चों को बताई जाती हैं कि इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। मसलन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंतहाई स्ट्रांग होती है, ठीक हो गया। से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कि 5 टेस्ला भी हो सकती है, 10 टेस्ला भी हो सकती है, और डिपेंड करता है कि सोलेनॉइड का साइज कितना, उसमें से करंट कितना पास कर रहा है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब यहां तक भी मैंने दो ऐसे रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किए जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। असल बात जो शायद हम लोगों को पहले नहीं पता थी वो ध्यान से सुन लें कि सोलेनॉइड के किनारों पे यानी एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाती है। यानी हमें तीनों रिजल्ट्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बी। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। और सोलेनॉइड के किनारों पे या एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B/2। यानी सोलेनॉइड के एजेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाती है। अगर आप किसी सोलेनॉइड को कट कर देते हैं, काट देते हैं, तो याद रखिएगा कट करने से या कटिंग से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने सोलेनॉइड को इक्वल हिस्सों में काटा है, चाहे आपने सोलेनॉइड को अनइक्वल हिस्सों में काटा है, कटिंग से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कट करने से याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होती, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क कब पड़ेगा? जब आप सोलेनॉइड को या तो कंप्रेस करें या एक्सपैंड करें जिससे सोलेनॉइड की लेंथ चेंज हो, तो तब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है चेंज होना शुरू हो जाएगी। और चेंज होने का तरीकाकार क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपको लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है, तो लंबाई में इजाफे का मतलब मैग्नेटिज्म में कमी है एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास दो सोलेनॉइड्स यूं पड़े हुए हैं,
कोएक्सियल, यानी इनका एक्सिस बिल्कुल सेम है और इन दोनों सोलेनॉइड्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों सोलेनॉइड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल वही रूल है जो अभी आपने पढ़ा था इस लेक्चर के स्टार्ट में, अगर आपको याद हो कि सेम डायरेक्शन वाली वायर्स के जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह अगर दो सोलेनॉइड्स जो कोएक्सियल हैं ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं फिजिकली भी आपको बताने की कोशिश करूं, जिनका एक्सिस बिल्कुल सेम है, तो अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो दोनों सोलेनॉइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दो कोएक्सियल पड़े हुए सोलेनॉइड्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो सोलेनॉइड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के आर्टिकल में भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो शायद हम रूटीन की क्लासेस में इसलिए नहीं पढ़ते कि वहां पे मौका नहीं होता, लेकिन यहां पे इन कॉन्सेप्ट में से चीजें अक्सर एंटी टेस्ट में पूछी जाती हैं। बात को मैं वाइंड अप करने की तरफ आ रहा हूं। सेकंड लास्ट जो हमने चीज आज यहां पे देखनी है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आज का अगर आपको दूसरा आर्टिकल याद हो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें हमने देखा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द क्या सेटअप हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड वाली वायर पे एक और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दोनों मैग्नेटिज्म आपस में इंटरेक्शन शो करके कंडक्टर पे फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। मैं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा वाली फोर्स की बात कर रहा हूं। अब इसमें जो I है ये कंडक्टर में से पास होने वाला करंट है और करंट चार्जेस की मोशन को कहते हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये बहुत सारे चार्जेस पे लग रहा है। तो अगर मैंने इनमें से किसी भी एक चार्ज पे फॉर्मूला निकालना हो तो वो फॉर्मूला कहलाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और फॉर्मूला क्या है जी, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस P या F इक्वल्स क्यू VB साइन थीटा। ये जो फोर्स है ये एक ऐसे चार्ज पे लग रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कर रहा है। अक्रॉस ही क्यों? क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला में साइन आ रहा है और यहां से दो या तीन बड़े बेसिक किस्म के रिजल्ट्स निकल सकते हैं कि अगर थीटा 90 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन अगर थीटा 0 या 180 डिग्री हो जाए, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या उससे ऑपोजिट मूव कर रहा हो, तो याद रखिएगा फिर चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। और फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर अपने पैदा करने वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जो फोर्स है ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। और आपने फर्स्ट ईयर में सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि सेंटीमीटर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और यहां पे आपको मैग्नेटिक फोर्स भी चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स चार्ज पार्टिकल के लिए सेंटीमीटर फोर्स की तरह बिहेव करती है। टू पुट इट अप इन अ वेरी इजी वे, ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को हमेशा सर्कुलर पाथ में घुमाती है या घुमाने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को हमेशा सर्कुलर पाथ में घुमाती है या घुमाने की कोशिश करती है। यानी ये फोर्स है चार्ज पार्टिकल के लिए सेंटीमीटर फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। यानी यहां पे दो या तीन बड़े सिंपल से रिजल्ट्स आ जाएंगे। क्या? नंबर 1, ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकती, ये चार्ज पार्टिकल को किसी भी तरह से कोई वर्क नहीं करवा सकती। नंबर 2, अगर ये वर्क नहीं करवा सकती तो फर्स्ट ईयर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं करवा सकती। तो ये कुछ कर भी सकती है? इसका आंसर है जी बिल्कुल, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ये मोमेंटम चेंज कर सकती है, मतलब ये इंपल्स पैदा कर सकती है। लेकिन यहां पे इंपल्स के पैदा होने की वजह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना नहीं है, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज होना है। तो मैं 3 बेसिक रिजल्ट अगर फिर बोल दूं तो रिजल्ट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे वर्क नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या स्पीड चेंज नहीं कर सकती,
मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर सकती है, यानी मोमेंटम चेंज कर सकती है, यानी ये इंपल्स पैदा कर सकती है। क्योंकि इंपल्स अगर आपको याद हो तो चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी लॉरेंस फोर्स। फर्स्ट करें कि हमारे पास है एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी ऐसे एरिया में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो उस चार्ज पार्टिकल पे याद रखिएगा दोनों फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस का सम होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चैप्टर 12 में हमने पढ़ा हुआ है कि क्यू ई के बराबर होती है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अभी हम लोगों ने ये देखें पढ़ा है कि क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होती है। तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स लग रही होगी वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का सम होगी, एंड दिस सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज की बात को वाइंड अप करने के लिए कुछ एमसीक्यूज देखने की कोशिश करते हैं। An electron is projected in magnetic field directed towards north. If electron is moving towards east, the magnetic force is towards. अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए ध्यान से यहां पे देखें। ये चार डायरेक्शंस हैं आपके पास, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आप देख सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन किधर जाता दिखाई दे रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन की होगी वेलोसिटी, और आपको मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई दिखाई दे रही है, उसने लिखा हुआ सवाल में नॉर्थ की तरफ, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लगेगी। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इस किस्म के एमसीक्यू राइट हैंड पाम रूल से भी हो सकते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं इसी एमसीक्यू को आपको दोनों रूल से करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बात आपने यहां पे याद रखनी है, एमसीक्यू इलेक्ट्रॉन के लिए है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, क्यू वी क्रॉस पी। चार्ज की दो टाइप्स हो सकती हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब जब चार्ज का साइन चेंज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो एमसीक्यू है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखें हमारा रूल हमें जो भी आंसर बताएगा हमें उसका रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ और वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है थंब से, ठीक हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होती है फिंगर्स से। तो इसका मतलब मेरा जो थंब है वो जाएगा ईस्ट की तरफ, ये आ गया थंब ईस्ट की तरफ। मेरी जो फिंगर्स हैं वो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो हथेली है इसका वेक्टर एरिया आप लोगों की तरफ है, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, और जो चीज व्हाइट बोर्ड के लिए आउट होगी वो वर्टिकली अपवर्ड कहलाएगी। तो आपका राइट हैंड रूल आपको यहां पे क्या आंसर दे रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन अगर आपको मेरी बात याद हो तो ये एमसीक्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए राइट हैंड रूल जो भी आंसर देगा बेटा आपको उसका रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा या इनटू द पेज होगा। अब आप देखें मैंने एमसीक्यू की जो आखिरी ऑप्शन है दो तरीकों से बोली है और ये दोनों तरीके पूछे जा सकते हैं। इनटू द पेज इज बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड और आउट ऑफ द पेज इज बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर वर्टिकली डाउनवर्ड या इनटू द पेज होगा। अब अगर मैं इसी रूल को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करूं तो फिर कैसे होगा, तो यार ध्यान से यहां पे देखें कि मिडिल फिंगर आपका किसको शो करता है, करंट को या चार्ज की वेलोसिटी को। वो किसके लॉन्ग आना चाहिए, ईस्ट के लॉन्ग। इंडेक्स फिंगर ये किसको शो कर रही है, नॉर्थ को। तो थंब आपको क्या शो करेगा, मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो जरा ध्यान से देखें, मैं यहां पे रूल लगाने लगा,
ये देखें आप, जो मिडल फिंगर है वो किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये जो आपको इंडेक्स फिंगर है ये आपको किधर जाती दिखाई दे रही है, नॉर्थ की तरफ। और आप देखें तो आपका जो ये थंब है ये आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है, अगेन आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड। लेकिन चूंकि ये कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो जो रूल आपको आंसर दे रहा है आपने उस आंसर का क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। दोनों रूल से आपको क्या आंसर दिया था, आउट ऑफ द पेज, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एमसीक्यू का आंसर इनटू द पेज होगा। आइए अगला एमसीक्यू देखते हैं। आज की बात को वाइंड अप एक एमसीक्यू से करते हैं जो कि यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस हाफ of maximum force when it enters B at an angle of 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree। यानी ये सवाल आसानी के लिए यूं भी बोला जा सकता है कि बताएं किस एंगल पे चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स का हाफ ऑफ फोर्स लगेगा। अब सबको आइडिया है कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं यहां पे एंगल 90 डिग्री रिप्लेस कर दूं तो साइन 91 होता है। इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा QVB, यानी ये जो QVB है ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। लिहाजा मैं इस फॉर्मूला को यूं भी लिख सकता हूं, F इक्वल्स F मैक्स साइन थीटा। अब उसका सवाल क्या है, वो एंगल बताएं जिस एंगल पे F मैक्स का हाफ हो जाए। सो अब जो मेरी अगली क्वेश्चन होगी वो कुछ यूं लिखी जाएगी कि F मैक्स तो वैसे का वैसा आएगा, ये एंगल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको मैं थीटा ही रहने देता हूं। अब उसका सवाल यह कि वो एंगल बताएं कि जिस एंगल पे F मैक्स का हाफ हो जाए, यानी F की जगह क्या आ जाए, F मैक्स ओवर 2। अब ये F मैक्स और F मैक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, और साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के, और थीटा पे किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 के, जो के 30 डिग्री होता है। यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा 30 डिग्री। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।